एक बेसिक स्ट्रक्चर पे नया टॉपिक आज हम लोग देखेंगे कि जैसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, मूल ढांचा किसे कहा जाता है। जिसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन ना आए तो संविधान संशोधन किया जा सकता है सरकार के द्वारा, ठीक है। चाहे वो उद्देशिका में हो या संविधान के किसी और भाग में, यानी फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है या संविधान के किसी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, बशर्ते कि बेसिक स्ट्रक्चर ना बदले, मूल ढांचा ना बदले। तो मूल ढांचे के सिद्धांत में हम लोगों ने देखा था कि मूल ढांचा सिद्धांत ये होता है कि फंडामेंटल राइट ना बदले, या कहिए कि जो संविधान में जो कहना चाहता है उसका स्ट्रक्चर ना बदले। तो एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब संविधान का किसे कहा जाता है, वो चीज़ें हम लोग थोड़ा जानेंगे। आज स्टार्ट करते हैं, हेडिंग करिए संविधान का मूल ढांचा या भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा, भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, नोट करें थोड़ा सा पहले। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल के मामले में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बहुमत से यह निर्णय दिया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे कि उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए, आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। न्यायालय ने दृष्टांत स्वरूप कुछ आधारभूत ढांचे का उल्लेख करते हुए प्रत्येक मामले कहा कि ऐसे कर लीजिए, कहा कि प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर यह निर्णय किया जाएगा कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर यह निर्णय किया जाएगा कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है।
अतः संविधान के आधारभूत ढांचे को कठोरतः परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ढांचे को कठोरतः परिभाषित नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः आधारभूत ढांचे से मतलब कोई कठोरता की सख्ती के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि यही संविधान का आधारभूत ढांचा कह रहा है, तो सख्ती से कोई चीज़ नहीं कही जा सकती है। ये आधारभूत ढांचे के लिए ये शब्द यूज किया गया कि आधारभूत ढांचे के लिए कोई सख्ती से कोई बात नहीं कही जा सकती कि यही आधारभूत ढांचा यही ही है। ठीक है, कठोरता से कोई ऐसी परिभाषा देना मुश्किल है। ठीक है, ये कह रहे हैं कठोरता परिभाषित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंधों से है। संविधान के ऐसे उपबंधों से है जो संविधान का मूल स्वरूप या भावना निर्मित करते हैं। स्वरूप या भावना निर्मित करते हैं। विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तत्वों को संविधान का विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तत्वों को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। आधारभूत ढांचा घोषित किया है। ठीक है, आधारभूत ढांचा घोषित किया है। अब कौन कौन से वाद हैं देखिए, इसमें बता दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, सख्ती से कोई चीज़ ये नहीं कही जा सकती है, मतलब परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि संविधान का मूल ढांचा यही है और इस ढांचे में मूल ढांचा यही है तो उसमें कोई संशोधन किया नहीं जा सकता है। तो संशोधनकर्ता कौन है भाई? गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है ना, यानी कि सरकार के माध्यम से पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट मिलकर के कोई संविधान संशोधन करती है, उसकी अगुवाई कौन करता है? सरकार ही करती है। पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा बहुमत किसका होता है? जिसकी गवर्नमेंट होती है। तो वही लोग मिलकर के संविधान में संशोधन करते हैं। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि संविधान संशोधन उतना ही किया जा सकता है, किसी भी आर्टिकल में उतना ही संविधान संशोधन किया जा सकता है, खास तौर से वो जब फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई हो, उसमें उतना संशोधन किया जा सकता है कि संविधान का मूल ढांचा न परिवर्तित हो। मूल ढांचा का मतलब है कि जिन मकसदों उद्देश्यों के साथ संविधान सभा ने संविधान को बनाया था वह उद्देश्य न इफेक्टिव हो। समझ में आ रही बात? तो जब मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया तो अब परिभाषा आती है मूल ढांचा क्या के अंतर्गत आता क्या है। तो कोर्ट ने कहा भाई देखिए, मूल ढांचे के अंतर्गत कोई कठोरता से परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि ये मूल ढांचे के अंतर्गत आ रहा है, ये मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आ रहा है। ये कह पाना मुश्किल है, कठिन है थोड़ा। लेकिन समय समय पर जब कोई वाद फंडामेंटल राइट को लेकर के, मौलिक अधिकारों को लेकर के कोर्ट में जब गए और उस पर जो कोर्ट ने निर्णय दिया, कई सारे वाद गए और वादों में निर्णय दिया और निर्णय के आधार पर एक तरह से कहिए कि स्थिति स्पष्ट हो पाई कि यही मूल ढांचा है। मूल ढांचे की जो अवधारणा स्पष्ट हो पाई, सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर दिए गए निर्णयों के आधार पर एक जो परिभाषा निकल के आई वही मूल ढांचा कहलाई। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से थे? जैसे
अब मूल ढांचे में संविधान का जब परिभाषा, मतलब जो संविधान की परिभाषा, मूल ढांचे की परिभाषा करने लगा सुप्रीम कोर्ट, तो उसने क्या क्या कहा, मतलब कहीं कहीं तमाम सारे ऐसे वाद हुए होंगे जिन वादों में, मतलब वाद मतलब मुकदमा गया होगा और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बात कही होगी। तो जैसे कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का पहला जो एक स्टेटमेंट, पहला एक तरह से जो उनका निर्णय आया वह क्या क्या कहा कि संविधान सर्वोच्च है, यानी उसमें पहला है कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान से ऊपर फिर कोई नहीं है, यानी गवर्नमेंट जो संविधान संशोधन कर रही है वह भी संविधान से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर संविधान, यानी संविधान जो कह रहा है वही होगा। अगर वो दे रहा है शक्ति जो विधान पालिका को, तो कानून बना सकती है, अगर शक्ति नहीं दे रहा है किसी चीज को बनाने के लिए तो फिर नहीं बना सकता। कहने का मतलब जैसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वो कभी नहीं छीन सकता है, चाहे इमरजेंसी का दौर हो चाहे कुछ भी हो। तो अब इसमें कोई कानून नहीं बना सकते वो, क्योंकि संविधान ने आपको बांध दिया, आपके हाथों को बांध दिया है कि आप किसी भी कंडीशन में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकते, उसने कह दिया है संविधान ने। अब आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ये कंडीशन आ जाएगी तो हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीन लेंगे, ठीक है। अब वो अपराध वगैरह की दूसरी बात है, जैसे कोई अपराध कर दे, उस अपराध के तहत जब, क्योंकि इसी संविधान ने फिर आगे आईपीसी में लिखा है कि इस दंड के विधान में ये आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीन जाएगी, वो एक अलग बात है। नॉर्मली आप चाहें कि हम छीन लें किसी का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो सामान्य व्यक्ति है, तो आप नहीं छीन सकते, और कोई कानून ऐसा बना भी नहीं सकते आप कि जिससे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीनी जाए। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर कह रहा है कि ये आपको शक्ति नहीं दे रहा है। अगर ऐसा आप करने लगेंगे तो इसका मतलब मूल ढांचा जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। कुछ समझ में आई बात क्या कह रहे हैं हम? बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि कानून ही पहले बना हुआ है कि किसी भी कंडीशन में आप किसी का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। अब किसी भी कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, इमरजेंसी का दौर लगा हुआ है, बाह्य युद्ध हो गया, तमाम सारी ऐसी स्थितियां बन गई हैं, तो आप तब भी प्राण आप किसी का छीनेंगे नहीं। जब वो कोई ऐसा अपराध करेगा जिसमें हमारे यहाँ कानून है कि इनका प्राण छीना जा सकता है, मौत की सजा इन्हें दी जा सकती है, तो वो दूसरा केस है, वो आप छीनने में नहीं लेंगे, ठीक है। छीनने का मतलब है जैसे सरकार चाहे कि इतने लोग बहुत उस तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं, इनको गोली मारो, मतलब सरकार चाह रही है कि बहुत ज़्यादा बार बार स्ट्राइक करते हैं, बार बार ये कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बार बार तोड़ रहे हैं, तो पता चला सरकार ने कहा गोली मार दो इनको, तो उस पर भी अगर गोली मार रहे हैं, अगर उन्होंने, उनका अपराध उतना जघन्य नहीं है, जैसे वो शांति मार्च कर रहे हैं, बार बार रोज वो शांति मार्च करते हैं, सरकार गोली नहीं चला सकती, पकड़ के जेल में डाल सकती है, कुछ और चीज़ें कर सकती है, लेकिन जान नहीं ले सकती है। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में क्या होता है, जो लड़के पत्थरबाज आ जाते हैं वो पत्थर मारने लगते हैं, तब भी उन पर रबड़ बुलेट का प्रयोग किया जाता है, जबकि उन पत्थरों से बहुत सारे पुलिस वालों की मौत भी हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको नहीं लिया जाता है। बात समझ आए? उनको नहीं मारा क्योंकि उनको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। अगर मान लो मार दे तो इनको जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ वो दोषी सिद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको किसी भी कंडीशन में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीनने का अधिकार नहीं। लेकिन अगर यही पत्थरबाज व्यक्ति किसी पुलिस वाले को पत्थर मारा और वो पुलिस वाला मर गया, आर्मी का जवान मर गया, उसको अगर मुकदमा उस पर दायर हुआ, मुकदमे के तहत उसको अगर मृत्यु की सजा दी गई, तो फिर वो छीना नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर तुरंत वह निर्णय दे देंगे, यानी अपनी गोली से वो निर्णय दे देंगे, तो फिर वो छीना माना जाएगा। तो कहने का मतलब संविधान में आप वो संशोधन नहीं कर सकते हैं जो संविधान आपके हाथों को बांधे हुए हैं। यानी कि संविधान पूरी तरह से सर्वोच्च है, संविधान जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। तो संविधान सर्वोच्च है और उससे ऊपर फिर कोई नहीं है। क्लियर? और दूसरा पॉइंट इसमें करिए, संविधान की सर्वोच्चता हो गई, और अगला है, मतलब लिखिए इसमें पॉइंट्स वाले के आधारभूत ढांचा के डिफिनेशन में क्या कहा गया है। नंबर 1 कह रहा है संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा, बेटा कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आता है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप इनमें से जो तथ्य हम दिखा रहे हैं आपको पॉइंट्स, इन आप आधारों को बता देंगे कि यही बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, यही सब चीजें आती है बेसिक स्ट्रक्चर में। एक तो संविधान सर्वोच्च है, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण मतलब जिसकी जो चीज है, जैसे पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ के लाना, न्यायपालिका का काम है उसकी सुनवाई करना, उसकी जांच करना, जांच के उपरांत उसको निर्णय देना। ये अगर इस तरह की व्यवस्था चल रही तो बेसिक, अगर इसका भी आपने उल्लंघन कर दिया तो बेसिक स्ट्रक्चर में मतलब यानी कि ये मूल ढांचा प्रभावित हो गया। क्या समझ रहे हैं? जैसे कहने का मतलब आपने तुरंत निर्णय दिया, मैंने अभी बताया कि अगर पत्थरबाज पत्थर मार रहे हैं तो उनको पकड़ो, गिरफ्तार करो, उनको जेल भेजो,
उसके बाद न्यायपालिका निर्णय देगी, उनको मौत की सजा देगी तो मौत होगी उनकी, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो। अगर सरकार ने कहा नहीं गोली मार दो, ऐसे लोगों को गोली मार दो, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, सरकार दोषी हो जाएगी, सरकार के खिलाफ मुकदमा चलेगा, सरकार को भी सजा हो सकती है। सरकार के उसमें कर्ता धर्ता में रूप से लोग होंगे, समझ रहे हैं बात को। यानी बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि इफेक्टिव हो गया ना भाई, निर्णय आपने दे दिया। इसी नाते जो कहिए कि दंगाग्रस्त एरिया होते हैं या प्रदेश होते हैं, सरकार के लिए कुछ मिलिट्री कानून सुहास होते हैं। अस्पा वगैरह का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, आतंकवाद प्रभावित जो राज्य हैं, उन राज्यों में लगा दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पुलिस वाला सिस्टम प्रभावी नहीं रहता है, वहाँ पर आर्मी रूल एक तरह से वर्क करने लगता है। तो जो सामान्य नागरिकों के लिए जो कानून है उन राज्यों में वो छिन जाते हैं, वहाँ थोड़ा कठोर कानून हो जाता है। सरकार किसी को भी कभी भी जांच कर सकती है, किसी के ऊपर संदेह होने पर उसको पकड़ के उसकी जांच पड़ताल कर सकती है कि क्या यह आतंकवादी शब्द है कि नहीं है। अब आपके ऊपर ऐसे अगर आप संदिग्ध लग रहे हैं तो पुलिस ऐसे हाथ नहीं डालती जब तक कोई एविडेंस उसको नहीं लगता है। मतलब आपकी रेकी करेगी, रेकी करने के बाद जब उसको लग जाएगा कि नहीं कुछ है तभी करेगी। लेकिन वहाँ राज्यों में जब जिसको मन में आए जब जिसको उठा लो। अब मन में आए का मतलब वो शौक से नहीं उठाते, ये माना जाता है कि चूंकि डिस्प्यूटेड एरिया उसमें चल रहा है, विवादित क्षेत्र है, उस विवादित क्षेत्र में ये व्यक्ति संदिग्ध लगा, यानी कि उनको पावर दे दी जाती है कि संदिग्ध है कि नहीं है, वो तुरंत उस पर कार्रवाई करने की उनको क्षमता होती है, उनको गोली मारने की पावर होती है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास। उसमें ये कहा जाता है कि अगर नहीं मारते तो आप रक्षा में गोली चला देता। जैसे अगर आपके पास अगर पुलिस आपको मारने आए, आपको गोली मार दे और आपके पास से कोई हथियार कोई वेपन ना मिले तो पुलिस वाले दोषी हो जाएंगे तुरंत। लेकिन अगर वही आपको गोली पुलिस मारती है, आपके पास कुछ जो है ऐसे हथियार हैं, ऐसे गोला बारूद है कि जिनसे खतरा हो सकता है तो पुलिस को फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं है तो पुलिस फिर जेल चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें कहने का मतलब ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते आप कि जिससे कि सामान्य जनता का शोषण होने लगे। इसी नाते उन राज्यों में ऐसे कानूनों को सख्ती से लागू कर दिया जाता है और फिर तब उसके उस कानून के आधार पर उनके मूल अधिकारों को एक तरह से कहीं छीना जाता है। इसी नाते वो राज्य लोग इसका विरोध करते हैं, ये कानून हटाओ, ये कानून हटाओ, ये कानून की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ें वो डिमांड करते हैं, वहाँ जो लोग जो होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं इस तरह का। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि जब वो लग जैसे मान लो अगर 352 लगा दिया जाए, 360 लगा दिया जाए आर्टिकल, राज्यों में 356 लगा दी कि सरकारें गिरा दी जाती हैं, तो वो क्या पावर हो जाती है, वो फिर कानूनी तौर पर वो सही करने लगते हैं। माना जाता है जैसे यहाँ पर कोई राज्य सरकार है, राज्य सरकार गलत कार्य कर रही है, अब उसको 356 लगा के हटा दिया गया, तो मान लो गलत नहीं भी कर रही है, लेकिन अगर चूंकि बड़े वही हैं, संघीय पावर उनके पास ज़्यादा है, राष्ट्रपति को ये पावर है कि आर्टिकल 56 के तहत किसी भी सरकार को गिरा दे, तो गिरा दी। अब गिराने के बाद में वो चाहे तो पुलिस व्यवस्था को ले लेगी, हालांकि वो फिर सरकार जाएगी कोर्ट में कि हमको गलत तरीके से गिरा दिया गया, साहब ये गलत है, तो कोर्ट में मुकदमा चलेगा, न्यायपालिका उसका निर्णय देगी सही था कि गलत था। अगर गलत होगा तो वो दंड का विधान करेगी कि ऐसा आइंदा कभी ना हो, तमाम सारी चीज़ें हैं। समझ रहे हैं बात को। तो किसी भी जो सिस्टम है, सिस्टम के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकते। सिस्टम के अगेंस्ट कौन काम करेगा? जो सत्ता में होगा, तो सत्ता मतलब यानी सरकार वाले लोग जो इकाई होंगे। समझ रहे बात को। तो इस तरह की चीज़ों पे वो रोक लगा रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है कि ये बांधा जा रहा है हाथ बेसिक स्ट्रक्चर में, यानी कि बार बार उनको कानून की पाठ पढ़ाया जा रहा है, न्यायपालिका बार बार कानून का पाठ पढ़ा रहा है। ये बेसिक ये करोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर का माना जाएगा उल्लंघन। यानी जैसे भी आपने कहा कि शक्तियों का पृथक, यानी कि सबकी शक्तियाँ अलग अलग हिस्सों में जिनकी जो कार्य उनकी शक्तियाँ बटी हुई हैं, अगर ये शक्तियाँ नहीं बांटते आप तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहे हैं आप। क्लियर? जैसे मान लो राज्य का है, राज्य में राजतंत्र होना चाहिए, अब आप क्या कर रहे हैं, हर जगह राष्ट्रीय शासन लगा दे रहे हैं, बिना मतलब का लगा रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहे हैं। इसका मतलब क्लियर हो रहा है ना। ऐसे नहीं तो होता, पता चला केंद्र सरकार क्या करती, केरला पश्चिम बंगाल, अभी देखिए ममता जी से बड़ा वो चल रहा था, तो मान लो अगर सरकार चाहती तो अपने मन से कर लेती, लेकिन वही बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो जाता, फिर कोर्ट में मैटर जाता और परिभाषित करते न्यायपालिका न्यायाधीश, हो सकता है कहा जाता बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है ये। क्लियर? लेकिन ये चीजें नहीं कर सकते, इसी नाते तो वो लोग भी स्वतंत्र हैं, वरना पता चले कि जिसमें केंद्र की सरकार बन जाए, सारे राज्यों की सरकारें गिरा दें और फिर धांधलीबाजी वाले चुनाव कराएं। जब उनको मन में आए चुनाव आयोग को हटा दें, जब मन में आए कुछ किसी को हटा दें, तो फिर यही हो जाएगा डिक्टेटरशिप, और डिक्टेटरशिप हो जाएगी, मूल ढांचा फिर इफेक्टिव हो जा रहा है। ये सब मूल ढांचे के अंतर्गत आएगा और न्यायपालिका जाएगी तो न्यायपालिका फिर सरकार के खिलाफ भी आदेश जारी कर सकती है।
जो भी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना। और वो न्यायपालिका को मजबूत आधार मिल जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होने के नाते हम ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्देश जारी करता है। समझना इस बात को, तो बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की यही बात है। आगे चलिए बेटा, तीसरा पॉइंट लिखिए, गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। इसका क्या मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर से बच्चों, कोई बताएगा? गणतंत्रात्मक एवं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, इसका मतलब गणतंत्रात्मक एवं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, यानी कि जो हमारे यहाँ लोकतंत्र के माध्यम से, जो चुनाव के माध्यम से सरकारें चलती हैं, आप सरकारों का चुनाव उन्हीं के माध्यम से ही करेंगे। अगर आपने चुनाव लोकतंत्रात्मक और स्वतंत्र रूप से गणतंत्रात्मक रूप से नहीं किया, यानी कि जैसे चुनाव में बड़े बड़े पैमाने पर आपने धांधली करा दी, बिना चुनाव के ही आपने जीत घोषित करा दी, जैसे कोई दूसरा पार्टी उम्मीदवार खड़ा ही होने नहीं दिया, आपने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, हर जगह पे ऐसा किया और आपका जो उम्मीदवार जीता, तो ये लोकतंत्र व्यवस्था का उल्लंघन हो गया ना। कि आपने कहा कि भाई कोई हमारे खिलाफ करना ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? लोकतंत्रीय व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है ना। लोकतंत्र में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दूसरा कोई व्यक्ति चुनाव ना लड़े। एक जगह, दो जगह, 10 जगह हो सकता है, बाकी जगहों पर अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है डर और दबाव का माहौल किया गया है। वरना कौन नहीं चाहेगा कि शासन सत्ता, इतनी पॉपुलरिटी किसी गांधी जी तो कोई है ही नहीं कि गांधी जी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, या पूरे जो आपके 550 जो लोकसभा क्षेत्र है, ऐसा तो है नहीं ना 550 में कि सब निर्दल वाले होंगे, दूसरा कोई लड़ेगा नहीं, महत्वाकांक्षा में लोग लड़ जाएंगे। तो अगर मान लो ऐसा करके कोई चुनाव लड़ रहा है या चुनाव कहीं नहीं करा रहा है सरकारें, तो इसका मतलब वह भी मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है। समझ रहे हैं ना? थोड़ी भी समझ विकसित करिए इन चीज़ों से कि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। ये नहीं कि बस ये कर दिया वो बेसिक स्ट्रक्चर है, यह सब बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी लोकतंत्र का अगर आप हनन कर रहे हैं, गणतंत्रीय व्यवस्था के हिसाब से चुनाव नहीं करा रहे हैं, तो यह भी लोक मतलब जो मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, क्योंकि संविधान ने लिख रखा है ना कि भाई लोकतंत्रीय व्यवस्था के हिसाब से चुनाव होना चाहिए और चुनाव जितने समय में होना चाहिए। अब सरकार का मन है कि नहीं अगले साल चुनाव कराएंगे, कभी कभी देखते हैं 4.5 साल में सरकार चुनाव करा देती है, माहौल लगता है, कभी कभी लगता है वो 5 साल पूरा होने के बाद चुनाव डिक्लेयर करती है, यानी 5 साल बाद शुरू होता है। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना? तो ये चीज़ है, अगर ऐसा करती है गवर्नमेंट तो मूल ढांचे का उल्लंघन वह भी माना जाएगा। चौथा पॉइंट है बच्चों, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप। संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, इसका क्या मतलब हुआ? संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप धर्म के नाम पे ऐसा वो करके नहीं करना। देखिए अब धर्म के और कोई कुछ बताए, बताओ। देखिए पंथ निरपेक्ष किसी का पक्ष नहीं लेना है, कैसा पक्ष? हिंदू का है क्या जाति बताओ। जैसे कि किसी का पक्ष दूसरे का लेना। एक पंथ निरपेक्ष मतलब जैसे सरकार जब बनती है, जैसे मान लो आप अपने गार्जियन को समझ लीजिए और आप बॉयज हैं और किसी मान के एक बेटा बेटी, तो वो जब निर्णय लेते हैं तो कभी ये नहीं कहते हैं ना कि तुम लड़की हो इस नाते नहीं करेंगे, लड़का हो नहीं करेंगे। मतलब कम से कम कुछ मूल चीज़ों से खाने की बात नहीं, पढ़ाई और कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है वो कह दें आपको सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अब जहाँ मॉडर्न परिवार आ जा रहा है तो कोई अंतर नहीं दिखाई देता, लड़की लड़का लगभग समान के करीब में स्थिति में पहुँच रहे हैं कुछ चीज़ों के मामले में। जैसे मान लो खाने के लिए अब कह दिया कि तुम लड़की हो तो खाना नहीं खाओगे, तुम लड़के हो तो खाना खाओगे, ऐसा तो नहीं कहते ना, वो कह भी नहीं सकते। अगर ऐसा कहने लगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि उसी तरह से जो हमारे जो जितने राष्ट्र में हमारे जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू धर्म को मानने मैथोलॉजी के लोग हैं, तमाम सारे, तो कोई न कोई व्यक्ति तो सरकार में आएगा जिसका कोई धर्म होगा। तो जब सरकार हो गया तो वो फिर किसी धर्म का नहीं रह गया, ये उसको मानना होगा कि हमारा कोई धर्म नहीं रह गया। इसी नाते देखिए कितने भी लोग रहे, जब प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर के जब बात आई तो हर दल ने लगभग कमोबेश इस बात में कहा कि भाई प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी दल का नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी लोग क्या करने लगे, एक होने लगे। समझ रहे ना कि मतलब प्रधानमंत्री की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
तो कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनेगा या राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति बनेगा, वह किसी धर्म संप्रदाय से ग्रसित होकर के कार्य को नहीं करेगा। ये नहीं कि हम मुस्लिम हैं तो पता चला इस्लाम को बढ़ाने के लिए हर वो कार्य करने लगे, बाकी धर्मों का दमन करने लगे। अगर ऐसा, और हम हिंदू हैं तो पता चला कि ठीक है, आप हो सकते हैं हर धर्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं सबको। 2-2 लाख, जैसे मान लो आप हिंदू धर्म में कोई फेस्टिवल आ रहा है तो आपने कुछ डोनेट कर दिया, 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख, करोड़ रुपए या चारों धाम की यात्रा के लिए आपने दे दिया, तो वहीं फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आप उनको हज के लिए देंगे। वहीं फिर ईसाई कम्युनिटी है, वो जब अपना गुड फ्राइडे मनाती है, क्रिसमस मनाती है, उसके लिए भी आप कुछ करेंगे। मतलब उनके जो धार्मिक जो फेस्टिवल्स हैं, प्रोग्राम हैं या जो उनके कार्य हैं, उनमें फिर आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये अलग बात है कि जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी उनको थोड़ा ज़्यादा वेटेज देंगे, और जिनकी कम होगी हो सकता है आप उस पर कम थोड़ा ध्यान दें। कहने का मतलब ये नहीं हो सकता कि एक पक्ष में अगर आप काम करने लगे तो फिर वो आप पंथ निरपेक्ष नहीं रह गए, और पंथ निरपेक्ष नहीं हो गए तो फिर कोर्ट में बात जाएगी। तो अगर चारों धाम के लिए आप टिकट दे रहे हैं तो हज के लिए भी कुछ तो देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर वो विषय चर्चा का आएगा और सरकार न्यायपालिका इसकी जांच करेगी, तो फिर सरकार को निर्देश जारी कर सकती है कि नहीं, ये पंथ निरपेक्षता नहीं है, तो मूल ढांचा आप प्रभावित कर रहे हो तो सुधर जाओ, वरना पहली वार्निंग है, दूसरी वार्निंग में आपकी सरकार गिरा देंगे। कुछ भी कर सकता है जैसा उसके पावर के अंतर्गत आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से मूल ढांचा कहीं पे वो अभी आ गया। चलो इसको आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट मुझे बताना था कि मूल ढांचा एक्चुअल में है क्या और किसको मूल ढांचा कह रहे हैं। तो सब मूल ढांचे के अंतर्गत अभी तक की बातें जो आपने समझी, उस सब मूल ढांचे को आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना। चलिए अगर आप देखते हैं और क्या मूल ढांचे में और बहुत सारी चीजें क्या है। यानी कि अगर किसी का इस तरह का उल्लंघन हो रहा है तो वो मूल ढांचे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट इसकी व्याख्या कर सकती है। इनमें से अभी तक जो आपने देखा, इन आधारों पर किसी का उल्लंघन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर के कोर्ट जा सकता है। कोई भी जो न्यायपालिका का जानकार हो या न्यायपालिका के वो एडवोकेट के माध्यम से इनके उल्लंघन होने पर वो जा सकता है कोर्ट में, और कोर्ट फिर उसका निर्णय अपने हिसाब से करेगा। चलिए आगे। बट ये चीजें जो हो रही है वो प्रूफ होनी चाहिए कि सरकार ने पंथ निरपेक्षता आपके हिसाब से नहीं की। देखो साहब, ये पंथ निरपेक्ष काम नहीं कर रहे, वो न्यायपालिका को आप बताओगे, न्यायपालिका उसका निर्णय करेगी कि ये है कि नहीं, पंथ निरपेक्ष के दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। क्योंकि संविधान की व्याख्या करना आपका काम नहीं है, वो न्यायाधीशों का कार्य है, न्यायाधीश महोदय लोग करेंगे इसको। चलिए आगे। अगला है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली वही जो मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं करेंगे आप कि जो राज्य सरकार का कार्य है वो अभी आप करने लगे, राज्य सरकार को आप बार बार ऐसा करें कि संघीय ढांचा निकल जाए, यानी कि कहने लगे आप हर राज्यों में इमरजेंसी लगा दें, 356 लगा के सारी सरकारें गिरा दें, तो ये क्या हो जाएगा, जो संघीय शासन व्यवस्था है उसका स्वरूप बदल जाएगा। कि पता चला कि यार कहीं तो राज्य में सरकार ही नहीं रहेगी, सब जगह राष्ट्रपति शासन है, और पता चला केंद्र का रहेगा, उसके बाद संघीय ढांचा टूट गया ना। तो यह भी हो गया, तो क्या हो गया, वो मूल ढांचे को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है बेटा राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता इसको बनाए रखना है। एकता और अखंडता को खत्म करने का कार्य सरकारें नहीं कर सकती हैं, अगर ऐसा करती हैं तो भी मूल ढांचे के उल्लंघन के दायरे में आ जाएगा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं करते हैं या प्रूफ अगर हो गया तो भी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो गया। समझ रहे हैं ना। जैसे अभी किसी के अधिकार को कह दिया नहीं, बच्ची को बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, तो हो गया ना, उल्लंघन हो गया। फिर आप भले ही ना पढ़ाएं लेकिन कहिए मत, या आप अपने तरीकों से अपनी गतिविधियों से मत प्रूव करते कि कुछ नहीं करेंगे उसके लिए। पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं मोस्टली, जिनके यहाँ बहुत शिक्षित नहीं है, बहुत समृद्धि नहीं है, या बहुत ज़्यादा उनका मानसिक विकास उस रूप में नहीं है, तो वो बच्चियों की पढ़ाई पर उतना वेटेज नहीं देते हैं अपने पुत्रों के। अभी भी मोस्टली परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है, जितना वेटेज लड़के को मिल जाता है उतना नहीं मिलता, लेकिन वो कहते नहीं तुमको नहीं देंगे, वो कुछ और काज बता करके उस कार्य को कर लेते हैं। तो नहीं तो अगर बच्चा जान जाएगा कि हमको नहीं पढ़ाते हैं तो वो बच्चा क्रांतिकारी भी हो सकता है, कुछ और भी चीज़ें वो
कर सकता है, वो बच्चे के मानसिक स्तर पर डिपेंड करेगा। बहुत सारे बच्चे गलत हरकतें कर जाते हैं, जैसे लड़ाई झगड़े कर लेना घर में, इस तरह की मार पिटाई कर लेना है, वो मम्मी हो चाहे पापा हो। तो उसी तरह से जनता भी है, अगर कह दिया जाए कि नहीं लड़कियों को सरकार कह दे कि हम नहीं पढ़ाएंगे, उसको पढ़ने के लिए स्कूलिंग नहीं करेंगे, इसी नाते सरकार समता लाने के लिए बालिका डिग्री कॉलेजों का निर्माण कर देती है, बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण करती है। क्या जरूरत है, जब को एजुकेशन है, समानता सबको दी गई है, तो नहीं तो लड़कियों को इस नाते प्रोत्साहित करते हैं, मोरल उनका बूस्ट करने का प्रयास करते हैं कि नहीं तुम लोग विशेष हो। देखो बालिका इंटर कॉलेज है, हर जगह पे देखिए, जो भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, जैसे GIC है तो GGIC भी है, इस तरह के कॉलेज है ना। डिग्री कॉलेज अगर जिले में होंगे तो निश्चित तौर से मोस्टली कॉलेजों में बालिका डिग्री कॉलेज होगा। ये क्या समानता की बात कही जा रही है, और नहीं होगा तो लड़कियां अगर हो सकता है कहीं ना होता तो इसकी बात भी रख सकती है कि भाई जब को एजुकेशन की बात है तो भाई को एजुकेशन में तो सभी को एजुकेशन कर दें और उसमें तो सभी पढ़ें, लेकिन उनके लिए तब भी अलग से भी कार्य करती है सरकार, क्योंकि उनको मानती है कि प्रोत्साहन करने का जो भी उनका अपना नजरिया हो समाज के प्रति। जैसे पहले बहुत सारी धारणाएं ऐसी थी, पेरेंट्स ये डरते थे कि को एजुकेशन में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब डिग्री कॉलेज को बच्चों को पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको अगर दिक्कत थी कि बॉयज़ स्कूलों में पढ़ाने में जो भी कारण रहे उसके, तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाओ तो। इस तरह सरकारें बड़े बड़े स्तर पर इस पर कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखेंगे तो इंटर कॉलेज जहाँ पर पॉपुलेशन है उन जगहों पे बालिका इंटर कॉलेज क्यों रहता है, क्यों लड़कियाँ वहाँ पढ़ती हैं, है ना। तो इस तरह की बातें भी थोड़ी सी है इसमें ध्यान देने वाली। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो गया बच्चों। अगला है व्यक्ति की स्वतंत्रता की गरिमा, स्वतंत्रता एवं गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, यानी किसी की स्वतंत्रता का नहीं छीनेंगे आप, और गरिमा का भी ध्यान रखेंगे। विधि का शासन, नेक्स्ट पॉइंट है विधि का शासन। अगर विधि का शासन नहीं है तो बात वही आ रही है कि बेसिक स्ट्रक्चर आप प्रभावित करते रहे। विधि का कानूनी शासन न करके आप अपना शासन करने लगे, जैसे सरकारें कह रही है बुलडोजर चलाएंगे, जो भी कुछ करेगा बुलडोजर चलाएंगे। तो अब ठीक है, अगर उसने बुलडोजर चलाएंगे का मतलब है कि अपराध उतना बड़ा है, तो बुलडोजर यानी कि वो अवैध संपत्ति से बनाई गई। बुलडोजर का मतलब ये है कि गलत सरकारी संपत्ति पे आपने निर्माण किया तो गिरेगा कैसे, हाथ से तो गिरेगा नहीं, तो बुलडोजर लगाना ही पड़ेगा। हाथ से गिरा देंगे नहीं है तो बुलडोजर लगाना पड़ेगा। अब आपने सरकारी संपत्ति पे निर्माण कर लिया या किसी गरीब व्यक्ति की संपत्ति पे निर्माण कर लिया तो बुलडोजर लगेगा ही, समझ रहे बात को। तो ये फिर गलत नहीं है उस कोर्ट से। लेकिन अब कहिए कि सबका घर गिरा देंगे बुलडोजर लगा के, हमारे खिलाफ बोलोगे बुलडोजर लगा देंगे तुम्हारे घर में, तो ये फिर गलत हो जाएगा, तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित होने लगा। समझ रहे हैं बात को। उनके पास कानून होता है, कानूनी तौर पे गलत सिद्ध कर देते हैं, फिर मारते हैं आपको। पुलिस कैसे मारेगी आपको, जैसे भी मैंने बताया, आपके पास RDX रख दिया है ना, आपके पास बम रख दिया, आपके पास पिस्टल रख दी, फिर गोली मार दिया, देखो भाई तो मार नहीं जा रहा था हमको। लेकिन अगर ऐसे ही है तो पुलिस फंस जाएगी, जेल जाएगी, ठीक है। एक MBA के छात्र को मारने वाले पुलिस वाले 36 पुलिस वालों को जो है उम्र कैद की सजा हो गई। MBA का छात्र था, उसको मतलब गलत तरीके से मारा उसको, तो इनकाउंटर किया गया था, फेक इनकाउंटर था। तो उसमें क्या होगा, अब जांच चली, तमाम सारी चीज़ें हुई, अब कानून आया, तो उस समय मारने की शक्ति तो थी, लेकिन अब जा रहे हैं सब लोग जेल, उम्र कैद की सजा सबको हुई। टोटल लोगों को, जितने लोग इस टीम में थे, सभी लोगों को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाया। तो कोर्ट ने सजा सुनाया इसी आधार पर सुनाया कि ऐसे थोड़ी मजाक थोड़े ना कि मतलब आप सख्ती में हैं। अब होता क्या है कि बड़े स्तर पर चीज़ें दबा दी जाती हैं, वो वहाँ तक उभर नहीं पाती हैं, तो इस नाते लगता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हो सकता है। अगर उसको क्रियान्वित करने वाले यानी दूसरे जांच अधिकारी लोग अगर सख्ती से कार्य करें तो उस चीज़ का एक्चुअल स्थिति में पहुंचेंगे और फिर उसका उनको दंड मिलना ही मिलना है। वरना जितने भी मजबूत लोग हुए थे आज के समाज के लोग हैं, उनको एज ए लाइक ए शेर आप समझिए, शेर जैसे जंगल का राजा शेर होता है, उसी तरह से जो बाहुबली लोग हैं वो तो समाज के शेर है ना। तो ऐसे नहीं किसी को खा सकते हो आप, नहीं तो पता चला सबको खा बैठे, सबकी ज़मीनें ले लें, सबकी हर कीमती चीज़ें अपने घर में रख ले, तो नहीं कर सकते। कानून बताता है कि नहीं भाई हम जितना कमा रहे हैं हमारा अपना है। अगर उसमें सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट कराने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी लोग अगर उसमें क्रियान्वित जिनकी प्रोफेशन आप लोग कर रहे हैं, अगर वो सख्ती से कार्य करें तो फिर कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। जैसे मान लो आपको कोई परेशान कर रहा है, मान लो कोई व्यक्ति है, आप लड़के जा रहे हैं, बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ने में हमको डिस्टर्ब करते हैं, आए दिन हमको मारते पीटते रहते हैं, हमारी गाड़ी छीन लेते हैं, हमसे कुछ और करते हैं, पैसे छीन लेते हैं। अब आप पुलिस वालों के पास गए, पुलिस ने नहीं सुना इस बात की कार्रवाई करना, तो अपराध बढ़ता चला जाएगा उनका। लेकिन अगर आपने कहा तो नियम यही कहता है कि वो कार्रवाई सुने, क्योंकि वो आपका उल्लंघन हो रहा है, आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, आप जहाँ पढ़ते हैं अब आप वहाँ पर रोज तबला बजता है, अब वो संगीत कला वाले हो तो अलग बात है, जान भी डिस्टर्ब किया जाता है आपको, तो
तो आप जान का डिस्टर्ब, जैसे पुलिस वाले के पास आप जाएंगे, कहेंगे साहब जान के आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो कहेगा नहीं साहब हम जान के परेशान नहीं कर रहे हैं, तो अब ये जांच का विषय होगा, पुलिस पक्षपात काम करे आपके साथ। अगर नियम से देखा जाए कि सबसे बेसिक स्थिति पुलिस वालों की है, वो किसी चीज़ को अगर सख्ती से ले और अपने क्रियान्वित उस क्रिया को अच्छे से करे तो बहुत सारे अपराध कम किए जा सकते हैं। फिर कानूनी लड़ाई नहीं हो सकती बड़े पैमाने पर, कानूनी लड़ाई आप लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन वहीं से सारी चीज़ें फेलवर होने लगती हैं, वहीं से फिर तमाम सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। आपके पास सख्ती से गलत का गलत, जैसे हम लोग स्कूलों में जब पढ़ते थे आप लोग, तो क्या होता था पहले छोटे स्कूलों में, वहाँ पर गलत करने में मैम देखिए ये कर रहा है, तो मैं पता कि किसने क्या किया, और उसके बाद में उसकी पिटाई टुटाई चालू है, हमारा पेन तोड़ दिए। कुछ बच्चे बहुत शरीफ इनोसेंट होते थे ना, उनको सब पता, परेशान करते रहते थे, तो सबको पिटवाते थे, बेचारे बड़े शरीफ रहते थे। और कुछ जो बहुत तेज तर्राक होते थे, क्या करते थे, वो खुद मार के निर्णय करते थे। वो भाई उनको तो टीचर भी आता नहीं, बदमाश इसी इसका तो पता चला, उसने कहा रोते रोते बताना शुरू किया, तब टीचर बोला हाँ यही मारा, चले जरा, उसको पीटना शुरू कर देते थे। तो कुछ इस तरह से भी सरकारों का जो एक मतलब बड़ा रोल रहा है। ये प्रशासनिक लोग ये लालच के नाते और तमाम सारे और भी जो सामाजिक उनके अंदर जो कुरीतियाँ, वैसे धर्म से ग्रसित लोग हों, धार्मिक व्यक्ति हो, जातिवाद उसके अंदर हो, क्षेत्रवाद की भावना से हो, लिंगीय भेद उसके अंदर हो कि लड़कियां तो बहुत अच्छी होती ही होती हैं, जन्म से वैसे पैदा होती है, लड़कियां गलत नहीं करती। तो ये धारणा ये एक रूढ़िवादी धारणा हो सकता है कि 1% लोग गलत भी हो, ऐसा नहीं है, 100% कोई चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों से जो ग्रसित होकर के कार्य करेगी अगर गवर्नमेंट, तो वो भी मूल ढांचे के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब यहाँ पर तो था ये सिर्फ सरकार। देखिए अब राज्य सरकार कौन है ये भी थोड़ा समझिएगा। अब सरकार कौन है, तो आपने आर्टिकल 12 पढ़ा है, आर्टिकल 12 में देखा है राज्य की डिफिनीशन दी गई है वहाँ पर, ठीक है। तो राज्य की डिफिनीशन के अंतर्गत राज्य के दायरे में आता कौन कौन है, तो सारी सरकारी संस्थाएं राज्य के दायरे में आ रही है। ऐसा नहीं कि केवल केंद्र सरकार वाला जो है पार्लियामेंट ही आती है, केवल सारी उसकी इकाइयाँ राज्य के अंतर्गत आती है। तो यह भी राज्य आपका फंडामेंटल राइट छीन रहा है। पुलिस वाले आपको परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले आपकी सुनती नहीं, गिनती नहीं सुन रहे हैं। आप जाएंगे तो पुलिस के खिलाफ न्यायपालिका निर्णय देगी। किस पुलिस वाले, जैसा भी मैंने आपको बताया कि कुछ पुलिस वालों ने फेक एनकाउंटर किया, उनको उम्र कैद की सजा हुई, ठीक है। तो जब आदमी सत्ता में रहता है, पावर में रहता है, तो गलत निर्णय कर लेगा तो उसके आगे पीछे उसके निर्णय आएंगे, ये आगे के लिए नाज़िर का काम करेगा। यानी आगे की जो चीज़ें लोग रहेंगे, पुलिस वाले या जो भी लोग रहेंगे, उनके खिलाफ वो उनको एक सीख मिलेगी। आगे चले बच्चों, विधि का शासन हो गया। नेक्स्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र, यानी चुनाव भी स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, नहीं तो यह भी आधारभूत ढांचे का उल्लंघन माना जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, अब जैसे एक बात ही यही सुन लीजिए कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मानना पड़ेगा। जैसे अभी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस बात का क्या नाम है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो राज्य सरकार और केशवानंद भारती के मध्य में जो विवाद चला, ठीक है। अब ये दो विवाद चला, किसके, राज्य सरकार और उसके विवाद में चला। अब राज्य सरकार ने निर्णय उसके खिलाफ मान दिया भी था, उसके निर्णय उसके खिलाफ दिया, तो वो लोग क्या कहाँ गए, राज्य के खिलाफ भी वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। यानी कि एक बार तो हमारी राज्य सरकार हारी, तो राज्य सरकार ने कहा चलो तुम यहाँ हारे हो, अब फिर चलो सुप्रीम कोर्ट में भी देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या, अब राज्य का भी निर्णय को चैलेंज कर दिया गया। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रही। यानी कि जैसे आप कोई संपत्ति है, यानी कि मान लो कोई लैंड है, आप लैंड सरकार ने आपसे कह दिया, मुकदमा सरकार ने आपके ऊपर दायर कर दिया कि आपने मकान जो है वो क्या बनाया, सरकारी संपत्ति पे बनाया है। तो सरकारी संपत्ति बनाया, किसी व्यक्ति पे तो बनाया नहीं है। तो आपका विवाद किससे हो जाएगा, सरकार बनाम आप हो जाएगा। तो राज्य सरकार बनाम आपका हो गया। हाई कोर्ट में आप गए और वहाँ पर कुछ पक्षपात नजरिया मतलब कार्य हुआ जिसमें आप हार गए। आपको लगा कि नहीं साहब गलत हो गया, मेरे साथ गलत नाइंसाफी है, अब मैं इसको मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाऊँगा। यानी कि राज्य अब न्यायपालिका को भी देखेंगे तो स्टेट की कोई न्यायपालिका होगी जहाँ पे निर्णय आपके खिलाफ आया, आपने कहा था उनके खिलाफ भी हम जाएंगे सुप्रीम, यानी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था उनके खिलाफ भी होगी। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन पे कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यानी कोई व्यक्ति अगर राज्य सरकार वहाँ हराती तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसको जाना है, ठीक है। अब न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्याय का पुनरावलोकन, तो न्याय का पुनरावलोकन के लिए ऊंची कोर्ट में जाना पड़ेगा।
अगर ऐसा इस पर भी रोक लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित हो जाएगा। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य यानी कि दोनों के मध्य में संतुलन बनाए रखना होगा। यानी कि फंडामेंटल राइट है और जो नीति निर्देशक तत्व है, ऐसा ना हो कि राज्य सरकार नीति निर्देशक कोई भी नीति पॉलिसी बना रही है और उसमें नीति निर्देशक तत्वों को कभी ध्यान ही नहीं देती है, कभी ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है, सरकार का निर्देश है, जनता का तुम करो, इस हिसाब से कार्य करो। आप इन बातों का ध्यान रख करके कोई नीति बनाओ, कोई पॉलिसी बनाओ, तो डीपीएसपी का ध्यान रखो, है ना, यही कहा गया है ना उसमें अगर देखा जाए तो। अब पता चला कि दोनों में बिल्कुल वो नहीं ध्यान देते, कभी नहीं ध्यान देते, तो क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित होने लगेगा। लेकिन सरकार हमेशा क्या देखती है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था सरकार तुरंत करा दे, और कह दे कि नहीं, हम समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था नहीं करेंगे। कोई भी जो भी आपका नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया, सरकार उसको लागू कराने का प्रयास ना करे, तो ये माना जाएगा कि संतुलन आप नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या माना जाएगा, मूल ढांचे को वो भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं कि किसी भी कार्य का सरकार के द्वारा सही ढंग से क्रियान्वित न किया जाना मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है। अगर हम निष्कर्षता देखें तो ये सरकार मतलब क्या हो गया, सारी इकाइयां सरकार ही तो हैं और उनके द्वारा कार्यों का सही ढंग से कार्य करना ही क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर पे प्रभाव पड़ रहा है। और बेसिक स्ट्रक्चर पे जब प्रभाव पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करेगी, हाई कोर्ट उस पर क्या करेगी, निर्णय देगी, उनको दंडित करेगी। यानी कि एक तरह से अगर हम समझें तो राज्यों पर, यानी कि राज्य की परिभाषा में जितनी भी राज्य की इकाइयां हैं, अगर वो नियम के उल्लंघन के विरुद्ध जाती हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित करने के आधार पर उनको क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है, कह सकते हैं। यही तो हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य। नेक्स्ट है बेटा संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट है संसद की संविधान शक्ति की, संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति। यानी कि संविधान संशोधन की असीमित शक्ति का अगर प्रयोग कर देंगे तो वो अभी बेसिक स्ट्रक्चर के उल्लंघन के तहत आ जाए। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो बहुत बड़े पैमाने पर ढेर सारा कर दिया गया। तो इतना भी नहीं करना है कि पूरा संविधान ही बदलने लगे, हर चीज़ आप बदलने लगो, गवर्नमेंट में आ गए हो, पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी है तो सब बदल के रख दो, अपनी मर्जी का जो मन में आए तुम अपने हिसाब से कर लो। ऐसा बना दो कि भारत में भी एक आज से एक राजनीतिक पार्टी रहेगी, भाई सब बदल सकते हो ना भाई। टोटल अगर पूर्ण बहुमत में है और राज्यों में बना लिया तो पता है डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तब तो आपने ऐसा कानून बना दिया कि संविधान जो कह रहा था नया संविधान तुमने बना दिया सर। तो इसका मतलब भाई देखिए, जैसे पुराना संविधान सब कुछ रोकता था आपको, आपने उस सबको हटा दिया जो आपको रोकता था, तो एक नया संविधान बन गया ना। तो असीमित परिवर्तन नहीं, यानी कि सीमा में आप परिवर्तन करें, क्योंकि शक्ति इस नाते की शक्ति इतनी दी गई है कि आप सीमित दायरे में परिवर्तन करें। ये नहीं कि आप नए हिसाब से, चूंकि जो संविधान निर्माता रहे हैं उन्होंने कुछ सोच समझ के कानून बनाया है, तो अब ऐसा ना कर दीजिए पूरे संविधान को बदल दीजिए। कोई नई चीजें हो रही उनके लिए कानून बना सकते हैं। जब कोविड हो गया, ठीक, अंतरिक्ष में कोई सोच नई चीजें, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को लेकर के हो गया, जो पहले चुनौतियां नहीं थी संविधान में नहीं किया गया, उनके कानून आप बनाइए, नई चीजें करिए, पुरानी चीजों को पूरी तरह समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह की बातें हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं प्रभावित होना चाहिए, तो बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आ रहे हैं। संसदीय शासन प्रणाली हो गई, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, असीमित शक्ति नहीं है, असीमित करेंगे तो अभी क्या आ जाएगा, किसके अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर के उल्लंघन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, अगला है बच्चों संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य। संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य, संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य, इसका क्या मतलब हुआ कि संविधान में उद्देश्य जो दिया गया है, क्या मतलब हुआ इसका बताओ। हाँ, जो
उद्देशिका हमारी जो कह रही है, उद्देशिका को बदलना नहीं, उसी के परिप्रेक्ष्य में करना है और उद्देशिका को और सुदृढ़ किया जा सकता है ना। तो बेसिक से जैसे आपने देखा 3 शब्द जोड़े गए हैं आपको, कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, ठीक है। ये 3 शब्द आपके जोड़े गए हैं उसमें, ठीक है। तो ये जोड़े गए उसको और अच्छा बनाया गया, मतलब और बेहतर किया गया। लेकिन ऐसा कोई कर दिया जाए कि उद्देशिका ही हमारी प्रभावित हो जाए तो वो नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर पे वो भी आपका है, यानी कि संसद की जो है संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य जो है उनको आप कोई तोड़ेंगे नहीं। पता है सरकार ने जो कहा है, जो भी उद्देशिका जो हमारी कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक जो भी कह रहा है, लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष, तो ये पंथनिरपेक्ष वगैरह सब आप तोड़ नहीं सकते, यानी कि पंथनिरपेक्ष रहना ही पड़ेगा। नहीं हो रहा है पंथनिरपेक्ष तो फिर वो एक तरह से चाहिए चीजें गलत हो जाएंगी आपकी। आगे है बच्चों आर्टिकल 32, पहला पॉइंट आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 के अधीन अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, 141 और 142 के अधीन सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, इसका क्या मतलब हुआ? आर्टिकल 32 तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 32 में? हाँ, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की बात क्या करते हैं, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेता है किसी के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए 5 तरह के रिट जारी करता है ना, कोर्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, इस तरह के जो भी रीट आपके 5 हैं, इन रीटों को जारी करता है। तो उनको आप ऐसा नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वही आप छीन लें, कि न्यायिक पुनरावलोकन आप कर ही नहीं सकते हो, इस तरह की चीजें आप नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कुछ दशाओं में मूल अधिकार हो। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ दशाओं में मूल अधिकार आदि का जो है उल्लंघन जो है मतलब नहीं कर सकते। कुछ यानी कि आर्टिकल वही मैंने जब बताया था कि अनुच्छेद 21, 20 और 21 नहीं छीन सकते, प्राण और देश स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो ये कुछ विशेष बातें रही हैं कि जो कि मूल स्ट्रक्चर को लेकर के हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 368 का संशोधन के दायरे में क्या क्या आता है। कल हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक को भी हो सकता है देखिए, या फिर अगले टॉपिक को देखा जाएगा कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है न्यायपालिका की, वो अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन करता है वो किस तरह से करता है, क्या उसकी व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, या नेक्स्ट पॉइंट कुछ और देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपकी समझ बनी होगी, बेसिक स्ट्रक्चर आपको ठीक से समझ में आया होगा, और इसको बेसिक स्ट्रक्चर को एक बार और भी देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो सुन लीजिएगा तो थोड़ी समझ बन जाएगी कि बेसिक स्ट्रक्चर टूट कहाँ रहा है। जब कभी डिबेट का मौका मिलेगा, लिखने का कभी अवसर आएगा, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर पे अच्छी समझ के साथ लिख पाएंगे, क्योंकि ये जीवन भर आपके जीवन पर्यंत चलने वाली चर्चाएं हैं, जब इस पे कभी खत्म नहीं होगी कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे, एक बार 2 बार देखे रहेंगे, तो आप इस पर लिख भी सकते हैं अच्छी तरीके से, निबंध में भी और आपकी समझ के लिए भी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं।